इंसान तो लालची इंसान है ना। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को और ज्यादा अट्रैक्शन होती है कि मोर प्रॉपर्टी और पैसा और पैसा, ये चीजें हो रही थी। हम फैमिली का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज याद रखिए, हम लोगों ने क्या करा था, हम वर्क कर रहे हैं डेफिनेशन में। अब आप देखो, मैं यूनिवर्सैलिटी में जा सकता हूं, बट मैं यूनिवर्सैलिटी में इस वजह से अभी नहीं जा रहा हूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम अंडरस्टैंड करें फैमिली के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। सो वी विल गो टू दी लिटिल बिट ओरिजिन वाले डायमेंशन या व्यूज को स्टडी करेंगे, देन हम आगे डायमेंशन में स्टडी करेंगे, ठीक है। इट विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज ये छोटा भी है, हो भी जाएगा क्लियरली। अब हम थोड़ा सा ओरिजिन का डायमेंशन देख रहे हैं। देखो, मैं ना दो एंगल से आपको बताऊंगा। एक आपका एंगल होता है बेसिकली बायोलॉजिकल एंगल, ठीक है। सुनो, जब मैं फैमिली की ओरिजिन के बारे में, देखो मैं ये जो व्यूज दे रहा हूं, प्लीज इसको सब के सब अच्छी तरह से समझिएगा। ये मेरे व्यूज नहीं है, ये अलग अलग लोगों के व्यूज हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ना दो डायमेंशन से देखेंगे कि फैमिली किस वजह से हुई होगी, तो इसको प्लीज प्लीज समझिएगा कि जो थिंकर या लोग या व्यू कहना चाहता है रादर देन मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो, एक डायमेंशन आता है, कईयों ने बोला इसके पीछे ना बायोलॉजिकल रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है। कुछ लोगों ने या बहुत लोगों ने, आई वुड से, उन्होंने बोला कल्चरल रीजन है। ठीक है, कल्चरल रीजन है, राइट, ओके, कल्चरल रीजन है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, एक एक करके लेते हैं। बायोलॉजिकल में सिर्फ एक मेजर व्यू है किस वजह से है, उसके बाद हम कल्चरल रीजंस में जंप करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। बिफोर आई बिगिन विद द बायोलॉजिकल रीजन, आप लोगों ने कभी देखा है कि इंसानों में जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, और फॉर दैट मैटर द किड्स को तो बच्चे नहीं, बच्चे ही पैदा होते हैं जो डॉग्स के होते हैं, ठीक है ना, डॉग्स के होते हैं, या फॉर दैट मैटर लेट अस से एलिफेंट्स के बच्चे पैदा होते हैं। इन सब में और इंसान के बच्चों में विद रिस्पेक्ट टू एक मेजर डिफरेंस क्या होगा, कितने टाइम तक वो अपने मदर पे डिपेंडेंट होते हैं। आप लेट अस अज्यूम यू वुड बी लेट अस से इन योर 20s और लेट अस से जस्ट एंटर 20 प्रोबेबली, राइट। अब आप 20s में इनिशियली हैं, आप अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे फॉर नर्चरिंग वगैरह, राइट। यहां तक कि हो सकता है कई लोग होंगे जिनकी 25-30 साल के हो जाएंगे, तभी भी शायद अर्न नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, दे माइट बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। समझ में आया? इंडिया में देखा है ना, इट इज वेरी ऑफन क्लियरली सीन दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स वन और द अदर वे। अब डिपेंडेंस है तो आपके बीच में एक रीजन होता है साथ रहने का, साथ मतलब साथ कोहैबिटेशन का नहीं, मतलब साथ साइकोलॉजिकली एक इमोशनली बॉन्ड में रहना भी होता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। ये तो रहा ओवरऑल, ठीक है, ये रहा ओवरऑल। बट जब बच्चा पैदा होता है, आप खुद देखिएगा, एक छोटा सा डॉगी का बच्चा है, वो पैदा हुआ, आप समझ लीजिए डॉग्स आपके घर में एक कपल डॉग्स है, एक फीमेल डॉग हो गई, एक बिच हो गई और एक डॉग हो गया, उनके बच्चे पैदा हुए 5-7, आप विद इन 1 मंथ या 10 डेज अलग अलग लोगों को दे भी दोगे, दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो वहां अपने घरों में बड़ा हो जाएगा। बट इंसान में आपने देखा कि इतने महीने तक वो बेचारा लेटा हुआ है, एक एक स्टेप लेगा, बढ़ेगा, करेगा, इतने महीनों बाद, साल बाद चलना शुरू होगा, उसके बाद फिर करेगा। तो आप देख रहे डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है। अब ये डिपेंडेंस ज्यादा है तो इसलिए बच्चा अपनी मदर पे डिपेंडेंट है। अब बच्चा अपनी मदर पे डिपेंडेंट है तो अज्यूम कर रहे हैं कि उस मदर को अपने हस्बैंड से जिससे मैरिज हुई है, उसको उससे मटीरियल नीड्स की भी जरूरत होगी, राइट, मटीरियल नीड्स की भी जरूरत होगी, एक चीज, यानी कि साथ में रहने की भी जरूरत है। उससे पहले और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, एक जो विमेन की बर्थ कैनाल होती है, ठीक है, यूट्रस से जो पूरा आपका बर्थ कैनाल है, वहां से जब बच्चा पैदा हो रहा है, वो बर्थ कैनाल भी छोटी होती है इन कंपैरिजन टू दी अदर एनिमल्स। बहुत एवोल्यूशनरी प्रोसेस, हम स्टडी करेंगे उसको। उस टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है तो उस मदर की भी डिपेंडेंस जो होती है बाकी लोगों पे बढ़ जाती है। तभी बोलते हैं ना, क्यों कि जब डॉटर इज प्रेग्नेंट तो उनकी मदर के पास चली जाती है, मदर उनके पास आ जाती है ताकि उनको समझा सकें कि क्या चीजें हैं, ठीक है, कई चीजें समझा सकें या साथ दे सकें, यानी कि डिपेंडेंस। यानी कि आप सोच रहे हो कि फैमिली साथ आने का रीजन है
कोई डिपेंडेंसीज भी हो रही हैं बिकॉज काफी सारे बायोलॉजिकल एंगल आ रहे हैं. फर्स्ट लिख लीजिए, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ओरिजिन. अब मुझे एक बात बताओ, अगर बर्थ कैनाल नैरो है, बर्थ कैनाल नैरो है, ये वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से इंसानों का जो बच्चों का हेड होता है वो प्रॉपरली पूरी फुल शेप में डेवलप नहीं होता. अगर वो प्रॉपर पूरा डेवलप हो जाएगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तभी बहुत इश्यूज आ जाते हैं. सो इसकी वजह से, बिकॉज ये एवोल्यूशनरी चीजें हैं, जब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन में तो कई रीजन समझेंगे इसके. बर्थ कैनाल नैरो होने की वजह से नेचर ने इस तरीके से ओरिएंट करा है कि बच्चे का जो हेड का जो डेवलपमेंट है अभी पूरी नहीं हुई है. क्योंकि अगर आप खुद देखिए ना, देखो यहां पे फटाफट क्विकली एक चीज देखो, चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं. ओवरी ले लीजिए, ये आपका फेलोपियन ट्यूब आता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. ये आपका पूरा यूटरस को समझ लीजिए. यहाँ पे यूट्रिन लाइन होती है जहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इम्प्लांट होता है. ठीक है, ये हम लोग फ्यूकेंडिटी फर्टिलिटी में पढ़ेंगे, उसके लिए चिंता मत करो. अब यहाँ से बच्चा जब ग्रो कर रहा है, जब यहाँ से उसको निकलना होता है बेसिकली आपका, तो होता क्या, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलप होगा या हेड डेवलप होगा तो निकलने में प्रॉब्लम होगा. तो यानी कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है उतना. अब ब्रेन डेवलप्ड उसका नहीं है तो बच्चा क्या होगा, अपनी मदर पे डिपेंडेंट रहेगा बहुत टाइम के लिए. क्लियर? अब मदर के ऊपर बच्चा डिपेंडेंट है, उसी के साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए, जिस विमेन की डिलीवरी हो रही है, जिस विमेन की डिलीवरी होने वाली है, बच्चा पैदा होने वाला है, वो उसको भी सपोर्ट चाहिए डिपेंडेंस में. डिपेंडेंस यानी कि वो अपने हस्बैंड पे भी डिपेंडेंट होगी और साथ ही साथ किस पे होगी, अपनी शायद मदर या एल्डरली या मदर इन लॉ जैसी चीजें होती हैं जो वो. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज टू थिंग्स आर हैपनिंग, कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो डिपेंडेंट है अपनी मदर पे. अब इसी के साथ साथ एक चीज याद रखिए, बिकॉज ऑफ दिस द वुमेन, और जो यहां पे मैं इसको प्लीज याद रखिए फीमेल एफ एफ एच से डिनोट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगेन राइटिंग बार बार पूरा फीमेल के बारे में लिखा, एच एफ एच से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, यहां पे जो फीमेल है ये, इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ दीज वो डिपेंड हो जाएंगी किस पे, अपने हस्बैंड पे जिनसे उनसे शादी हुई है. डिपेंडेंस ऑन मदर, इनकी खुद की मदर स्लैश मदर इन लॉ एक्सेट्रा.
डिपेंडेंस ऑन हस्बैंड मेजरली क्या है, ऑब्वियसली इमोशनल नीड्स वगैरह जो होता है, इमोशनल नीड्स जो होता है वो सारी चीजें समझिए। अब क्या चीज है, डिपेंडेंस ऑन द हस्बैंड किस लिए है, ऑब्वियसली मटीरियल नीड्स के लिए, मटीरियल नीड्स, इमोशनल सपोर्ट एक्सेट्रा। डिपेंडेंस ऑन उन फीमेल की, डिपेंडेंस अपॉन उन फीमेल की मदर और मदर इन लॉ पे अगेन किस लिए, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस किसका, क्योंकि उन्होंने पहले बच्चे पैदा करे हैं, ठीक है ना, राइट, उन्होंने बच्चे पैदा करे हैं पहले, तो उन्हें आइडिया है कि ये एक ट्रांजिशन, एक फेज है जब आप बच्चा पैदा कर रहे हो, यू नीड द सपोर्ट ऑफ सम एल्डरली वुमेन, राइट, एल्डरली वुमेन। तो यानी कि क्या है, ये भी अगेन एक्सपीरियंस लेकर आती हैं अपना, सपोर्ट, अगेन इमोशनल सपोर्ट तो ऑब्वियसली है। अब एक चीज देखिए, ये इमोशनल सपोर्ट या इतने मटीरियलिस्ट नीड्स और ये सारी जो चीजें हैं, ये कौन दे सकता है, जो आपके क्लोज होंगे, ठीक है, बैठने के लिए तो आसपास सारे लोग ही होते हैं। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से हुआ कि ये सारी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा एक जो बॉन्ड होता है जिसमें साथ रह रहे हैं एक तरीके से, लेट अस अज्यूम, और क्लोज हैं या डिपेंडेंट हैं, इन सब चीजों की वजह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस वजह से नेसेसिटी बनी कि फैमिली जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली लेड टू व्हाट वी टुडे डिस्कस एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। एक व्यक्ति हैं फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए। अब देखिए, इनका किताब का नाम बोलेंगे, मैं लिख दूंगा, बहुत बड़े बड़े किताबों का नाम है, अब यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, जहाँ मैं ज़रूरी नहीं समझता और जनरली मैं नहीं लिखाता, क्योंकि इनकी डेड लाइन का किताब का नाम है, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट, क्लियर। अब देखो व्हाट डज ही से, देखो फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं बहुत ही सिंपल में मैन, ठीक है, इंसान है। अब इंसान ने क्या करा है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एंजल्स, लेट अस से ये बात हो रही है जब थोड़ा एग्रीकल्चर जो था शुरू हो गया था इंसान में। अब आप समझेंगे एग्रीकल्चर अगर मैं कल्चरल डायमेंशन से देखूं तो नियोलिथिक टाइम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, 9000 ईयर्स पहले या 9000 BC के आसपास चले जाइए, वहाँ पे बहुत पुरानी बात है नियोलिथिक टाइम में। हम लोग नियोलिथिक टाइम को पढ़ेंगे भी बेसिकली, तब हम स्टडी करेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट दैट। अब चीज़ क्या है, यहाँ पे मैन हुआ, बट अभी हम रिसेंटली इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं इसको, जब एग्रीकल्चर आता है तो मैन की डोमिनेशन वगैरह आती है, मैंने एक बार बताया था आपको। तो इंसान जो है, इंसान समझ लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने लग गया। इंसान जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने लग गया है तो क्या चीज आएगी उसमें, ये चीज आएगी कि जो मैन है, ठीक है ना, जो इंसान है, उसको उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी, आप जानते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ गया है, जो कम्युनिटीज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती हैं उसके उनके लिए लैंड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए जितना ज्यादा जमीन होगी, जितना ज्यादा जमीन एज एन एसेट होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं वेल्थ भी जनरेट होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोगों का पहले तो आप जानते होंगे कि बाय डिफॉल्ट है कि पहले कम्युनिटी बेस्ड एग्रीकल्चर हो रहा होगा, कि यानी कि लोग सारे जो ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, वो साथ में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया होगा ओवर द टाइम्स। सी अगेन व्यू है फ्रेडरिक एंजल्स के, ओवर वेरियस डेकेड्स एंड सेंचुरीज करते करते पहले क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनिशियली क्या था,
इनिशियली क्या था? कम्युनिटी बेस्ड। इनिशियली क्या था? कम्युनिटी बेस्ड, यानी कि लोग जो उस कम्युनिटी में है साथ में मिलके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में पकाए जा रहे हैं, तो यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था। बट क्या हुआ? इंसान तो लालची इंसान है ना? तो विद टाइम क्या हुआ? लेटर, नाउ दिस लेटर का मतलब है हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे चल रहे हैं हम, ठीक है? अब क्या कॉन्सेप्ट आया? प्राइवेट प्रॉपर्टी का। यानी कि ये तो भाई मेरी जमीन है, वो तेरी जमीन है, तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा। दैट मीन्स दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज दैट इज योर, यू टेक केयर ऑफ दैट। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि आई विल ओन दिस। यहां पे ओनरशिप जो थी, यहां पे जो ओनरशिप है वो है कम्युनिटी की, यानी कि उस ग्रुप ऑफ पीपल की। यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आई और एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तो कल्चरल डायमेंशन से आप जानते हो ये पेट्रियार्की वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब लैंड में जो लेबर चाहिए, जो इनिशियली देखो हम लोगों ने लेबर रखते हैं, वो सब सेकेंडरी बात है, बट जब मैं ओन कर रहा हूं तो आई विल बी एक्टिंग एज अ पर्सन हु इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इन दैट पॉसिबली द विमेन माइट नॉट बी इन्वॉल्व जनरली, क्योंकि हार्ड लेबर हो जाता है। जहां बड़े बड़े लैंड होते हैं वहां पे विमेन नेसेसरीली नहीं वर्क करती, वो जनरली उन जगहों में काम कर लेती हैं जहां थोड़ा ईजी हो। अगेन या सोचेंगे नहीं सर हमारे तो हम जानते हैं, तो ये एक रियलिटी है, लेकिन ठीक है ना, ज्यादा लैंड जब होता है तो वहां पे मेल का डोमिनेंस तो आ रहा है। अब विमेन का आपने को पहले बताया था पेट्रियार्की इस वजह से आया क्योंकि विमेन एक लाइबिलिटी हो गई। शादी के बाद जब लड़की आ रही है तो वो इकोनॉमी में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रही है, ठीक है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या हुआ कि मैन की डोमिनेंस आ रही है। अब देखो यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, इसी के साथ साथ क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मैन की डोमिनेंस आ रही है? प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई है, मैन की डोमिनेंस आ गई है एग्रीकल्चर का की वजह से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन हमें करना था और ये सब चीजें। इससे क्या हुआ? जो ह्यूमंस हैं उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मेरे अब बच्चे हों, जो मेरे बच्चे होंगे, जो शायद लड़का पैदा हो, वो मेरी प्रॉपर्टी को संभाले। टेल मी वन थिंग, आप लोग सब मानते हैं कि आपके घर में पेरेंट्स ने या दादा वगैरह ने हमेशा या कुछ ना कुछ बोला होगा कि हमें पोता शायद मिल जाए, हमारी जो ये विरासत है, ऑल द प्रॉपर्टी दैट इज, वो कौन देखेगा? बेटा तेरी तो है, तू ही तो हमारा सब कुछ है, तुझे ही तो संभालना है आगे। दीज डायलॉग्स कम, or I would repeat it in English. The parents, the grandparents or the parents would be saying, see son, you are the person who's going to take care of this property, these assets, you are the one. This is generally used or not? Tell me one thing. होता है ना इस्तेमाल? ये इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, बना तो ली है, अब चाहिए क्या? चाहिए क्या कि इसको केयरटेक करने के लिए भी तो कोई चाहिए, मानते हैं केयरटेक करने के लिए भी चाहिए। तो यानी कि क्या हुआ? मेल डोमिनेंस हो रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रही है, तो उनको आगे अपनी कुछ लोग, अपना ब्लड का मतलब क्या हो गया? अपने बच्चे चाहिए, ठीक है ना, राइट? किड्स या चिल्ड्रन बोलूंगा, need of children to take care of private property. To take care of private property. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बच्चे पैदा हो रखे हैं। अब इससे क्या होगा कि ये चाहते हैं कि वो सारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिसके साथ उनकी शायद शादी होगी या कोई विमेन होगी,
उसका बॉन्ड कंसोलिडेट हो, साथ में रहे भी, साथ में रहेंगे तो होगा क्या, आगे उनका बॉन्ड बनेगा तो साथ में उनकी भी केयर टेक करेंगे, प्रॉपर्टी की भी केयर टेक करेंगे, राइट। सो इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो शादी को भी ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कंसोलिडेट हो, साथ में रहे, स्टेटस भी ठीक मिले, एक तरीके से स्टेट में लीगैलिटी का स्टेटस भी मिले, बच्चे जो पैदा हो वो भी साथ में रहे, केयर टेक करें, तो और ये रेसिप्रोकेटरी प्रोसेस होता है। सो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, इन सब चीज के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली मैरिज चाहिए थी, मैरिज के साथ साथ लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए कि ये एक फैमिली की ओरिजिन का रीजन बना। अब आ जाते हैं वेस्टर्न मार्क में, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, ये जो थ्योरी मैंने बताई है अभी, ये जो थ्योरी बेसिकली आपको एक आइडिया दिया है, सिमिलर थ्योरी जो है, मैं एक और व्यक्ति का नाम दे रहा हूं, ठीक है। बेसिक हम योग जब यहां पे पढ़ रहे हैं, कहां गया, फ्रेडरिक एंजल्स, सिमिलरली एक और व्यक्ति का नाम दे रहा हूं जो अगेन आप देखेंगे सिलेबस में एज सच नहीं है, बट कई किताबों में उनका नाम मेंशन होता है। ही हैज ऑल्सो गिवन अ सिमिलर ओपिनियन, जो ये चीजें बताई हैं सिमिलर ओपिनियन दिया है उन्होंने, सिर्फ डिफरेंस क्या कर दिया, एग्रीकल्चर की जगह उन्होंने बोला है कि इरिगेशन वाली चीजें, इरिगेशन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इरिगेशन वाला वर्ड आ जाता है उनपे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। उनका नाम जो है बेसिकली कार्ल विट्रोजल है। कोई विट्रोजल, कोई विट्रोजल बोलता है, बहुत सारे इनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, बट कार्ल विट्रोजल भी उनका एक नाम है, और उसके साथ उन्होंने बेसिकली दिया है हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस। कार्ल विट्फोजेल भी बोलते हैं, कोई भी जगह में बुक्स में मैंने देखा है, क्योंकि क्या है, ये नाम जर्मन होते हैं, जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अलग अलग नाम निकल जाते हैं, प्लीज याद रखिएगा, इस वजह से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यू कैन राइट विट्फोजेल भी ऑल्सो या विट्रोजेल भी, इट इज फाइन। पहले एडवांस में बता रहा हूँ, वरना बच्चे फिर गूगल करते हैं, बोलते हैं सर इसकी स्पेलिंग में तो एफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस का बेसिक मतलब ये है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें इरिगेशन इन्वॉल्व हो रहा था, सिर्फ ये बोला है उसने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, बाकी सब चीज जो है वो सेम है। कार्ल विट्रोजेल या विट्रोजेल जो कहते हैं, उन्होंने सिमिलर चीज कही है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर में इरिगेशन हो रहा है, बाकी पूरा सिमिलर है। आप जब चाहेंगे तो जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेडरिक एंजल्स लिखिए, देन नेक्स्ट पॉइंट में कार्ल विट्रोजेल एंड ही सेज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस द एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इरिगेशन लेड टू क्रिएशन ऑफ सम कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर से प्राइवेट प्रॉपर्टी, धीरे धीरे करके, और ऊपर से फिर मैन की डोमिनेंस वगैरह, और ये हुआ जब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे ना। अगर मैं नियोलिथिक में चला जाऊं, जो कि इजराइल के रीजन में, जिसको गोल्डन क्रेसेंट भी कहा जाता है, वहां पे ये नहीं हुआ पहले दिन ही प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, लोगों ने साथ में कुछ क्रिएट करा, उगाया वगैरह, चले चले धीरे धीरे करके वो उगने लगा, तो धीरे धीरे लोगों को लगा कि अटैचमेंट टू दी प्रॉपर्टी आ जाता है, या थोड़ा सा अपना लोग, देखो उस टाइम में ये भी चीज समझ लीजिए, एक टाइम ऑफ हम स्टडी करेंगे अभी मॉर्गन, प्रोमिस्क्यूटी का कॉन्सेप्ट भी होता था बहुत बार। प्रोमिस्क्यूटी यानी कि यू कैन हैव इंटरकोर्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनीबॉडी, किसी के भी कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं, विद टाइम वो चेंज होता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, मैन का डोमिनेंस आए, ये साथ में चीजें चल रही हैं। देखो कल्चरल प्रोसेस है, थिंकर्स के अपने अपने व्यू हैं, जरूरी नहीं है कि 100% सही हो, इस चीज को समझिया करें, समझने की जरूरत है। और फिर ये चीजें ऐसे आई हैं। हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस समझ लीजिए, कार्ल विट्रोजेल में क्या बताया था, इन्होंने एक व्यू दिया है, बातें करिए, जिसको हम हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइड्रोलिक बेसिकली वर्ड क्यों आया है, क्योंकि इरिगेशन का मैकेनिज्म के रेफरेंस में बात हो रही है, ठीक है। जो चीज मैंने पिछले फ्रेडरिक एंजल्स के व्यू में बताया है, डिट्टो सेम व्यू ही समझ लीजिए उसको। आपको सिर्फ ये लिखना है, मैन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोडक्शन जो था उसमें इरिगेशन इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब देखो क्यों अलग दिया गया, इरिगेशन की वजह से प्रोडक्शन और बढ़ी, ठीक है ना। ये फ्रेडरिक एंजल्स का बिल्कुल, ये कार्ल विट्रोजेल का व्यू बिल्कुल सेम है फ्रेडरिक एंजल्स का, सिर्फ उसने क्या करा है, उसने वाटर जब आया और इरिगेशन होगी तो और प्रोडक्शन होगी, ठीक है, और प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, और ज्यादा लालच आएगा कि और प्रॉपर्टी वाली बातें आएंगी।
और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम जो चीज आपने यहां समझी है, बिल्कुल कार्ल विट्रोजल ने सेम व्यू दिया है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जगह उन्होंने साथ में लिख दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इरिगेशन। इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। इरिगेशन समझते हैं क्या होता है ना, वो यहां पे बेसिकली क्या है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिंपली। आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इरिगेशन मैकेनिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा, सी फर्टिलाइजर वगैरह वो सब तो थे, उसके साथ साथ इरिगेशन मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस्तेमाल, ग्राउंड वाटर कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे थे आप जानते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या हुआ, वो टाइम भी था जब प्राइवेट प्रॉपर्टी और के लिए और जो प्यार है बढ़ रहा था। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप सोचेंगे सर आप तो अभी बोल रहे हैं एवोल्यूशन प्रोसेस, अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहा हूँ। जब आपकी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था वहाँ पे, तो लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्शन होती कि मोर प्रॉपर्टी और पैसा, ये चीज़ें हो रही थी। तो मैं उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जब ये एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाली प्रैक्टिसेस होंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कैसे लोगों की तरफ सोच बदल रहा होगा, तो वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट हुआ होगा, वी कैन जस्ट एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं उस टाइम से। इसलिए बता रहा हूँ, ये अलग अलग थिंकर्स की व्यू हैं, इसको समझो कि वो क्या कह रहे हैं, और जब आंसर लिखते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। अब आपको मेजरली मुझे इतना पता है कि आप लोगों को, आप पढ़ तो लेते हैं बट उसको आंसर में यूज़ कैसे करना है समझने में प्रॉब्लम होती है। वो रीज़न ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रटना सिखाता है, हमें दिमाग इस्तेमाल करना नहीं सिखाता। यूपीएससी में तभी बोलते हैं दिमाग का इस्तेमाल अंडरस्टैंडिंग का है, और अलॉन्ग विद ऑब्वियसली लर्न तो करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वेस्टर्न मार्क। देखो वेस्टर्न मार्क क्या ना, उसने दो तीन चीज़ें बोली हैं, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जबकि पहली वाली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो पहले हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर रीज़न बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले वेस्टर्न मार्क लिख लीजिए। वेस्टर्न मार्क एक चीज़ कहते हैं, वो ये कहते हैं, वेस्टर्न मार्क बेसिकली ये चीज़ कहते हैं कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंसानों पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब हम आंसर्स लिखेंगे तो कई कई व्यूज़ बीच में आएंगे, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए समझ लीजिए। वेस्टर्न मार्क कहते हैं कि फैमिली का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू merely humans, even the animals for that matter, even the animals for that matter have the concept of family in one way or the other, ठीक है, ठीक है, राइट, चलिए। ये एक पार्ट है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस,
It can be observed in one way or the other among the animals, birds, etc. ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर मुझे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करना है, जबकि आएगा नहीं फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि क्या फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ ह्यूमंस में लिमिटेड है, तो एक चीज याद रखिएगा, वहां पर हम लोगों को, अगर मैं हल्का सा लिख रहा हूं कि हाँ एनिमल्स में भी है, तो मैं वेस्टर्न मार्क को कोट कर सकता हूं कि देखो जी वेस्टर्न मार्क ये कह रहे हैं, तो फिर मैं हल्का सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे उन्होंने क्या कहा है कि एग्जिस्ट करा गया। अब एक चीज समझिए क्यों कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू थोड़ा सा कभी कभार नजर आता है। जो ये थिंकर्स होते हैं, इन लोगों ने ना एक किताब नहीं पब्लिश करी होती, इन्होंने कई बुक्स पब्लिश करी होती हैं और कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे होते हैं, ठीक है। देर आर मेनी रिसर्चर्स वी वुड बी थिंकिंग जो स्टार्टिंग में हो सकता है चार्ल्स डार्विन के व्यू को बहुत एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की व्यू को बहुत एक्सेप्ट करते हो, बट हो सकता है आगे जाकर वो चार्ल्स डार्विन के ही खिलाफ हो गए हो। तो जब हम कोट करते हैं तो हम लोग हो सकता है उनका पुराना व्यू भी कोट कर सकते हैं प्रूव करने के लिए, और नया व्यू भी कोट कर सकते हैं उसको कॉन्ट्रिक करने के लिए कि ये उस टाइम का व्यू था, ये इस टाइम का व्यू है। तो प्लीज याद रखिएगा, अलग अलग थिंकर्स अपनी अलग अलग किताबों में, अलग अलग रिसर्चेस में अलग अलग चीजें बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक व्यू उन्होंने दिया था अपने वेन ही वॉज। अब आप जब अपनी बातें करते हैं, अपने पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, वहां पे उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। अब एक्चुअल जो ओरिजिन का डायमेंशन है उसको देखते हैं। चलिए, वेस्टर्न मार्क ने क्या कहा सुनो। अब फैमिली के बारे में जब उनसे पूछा गया, जैसे यहां पर जो लिखा गया है, जैसे चिंपैंजी हो गया, चिम्स हो गए या हो गए, तो उन्होंने किस बेसिस पे बोला था, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि फैमिली का अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पे देखो ये ह्यूमंस की स्टडी नहीं कर रहा है, ये अभी जानवरों के साथ हल्का सा मेंशन करा है उन्होंने। एंथ्रोपोलॉजी में भी फोकस ऑन द ह्यूमंस, जस्ट मेंशनिंग दैट कि हाँ वहाँ भी एक फैमिली की शायद बॉन्डेज है। एलिफेंट्स होते हैं, आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चे उनके बीच में घूम रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ फॉर्म का फैमिली हो सकती है, बट हम लोग उसको बाद में आंसर जब करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब फैमिली के ओरिजिन जो ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं वो देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। चलो, अब दोबारा से जो वेस्टर्न मार्क है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, सबके सब ध्यान से सुनिए। वेस्टर्न मार्क कहते हैं कि जो फैमिली ओरिजिनेट हुई है वो इस वजह से ओरिजिनेट हुई है, मैन की पोजेसिवनेस और मैन की जेलेसी की वजह से, और मैन की डोमिनेंस की वजह से, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लिखें, चलिए मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहेगा। ये वेस्टर्न मार्क का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। अब देखिए वेस्टर्न मार्क क्या कहता है, द फैमिली हैज इमर्ज ड्यू टू मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी, राइट। फैमिली हैज ओरिजिनेटेड मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी। सी याद रखिएगा, कुछ कुछ ये वर्ड्स हैं, मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी लिख लीजिए। मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी, मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी, ये दो मेजर वर्ड हैं, ठीक है ना। मेल पोजेसिवनेस, मेल पोजेसिवनेस एंड जेलेसी with the growing concept of property, and the growing concept of property with the growing concept of property, males started the institution of family
एवरीबॉडी, घूम फिर के सारा कलेश जो है वो प्रॉपर्टी का है। समझ में आया? आपके माँ बाप ने आपको प्रॉपर्टी के लिए पैदा करा है, समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मार्क, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, कि आप उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर? और इन द पेट्रियार्कियल वर्ल्ड, राइट, पेट्रियार्की की बात हो रही है। फॉर दैट मैटर हम खासी इसकी बात करें जहाँ मेट्रियार्की है, वहाँ पे अगेन लड़कियों को प्रॉपर्टी मिल जाती है, अगेन वो भी है। बट हम लोग इंडिया एज अ होल मेजरली जो है वो पेट्रियार्कियल ज़्यादा है, तो इस वजह से हम ये वाली बातें कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो इफ़ यू सी, वहाँ पे प्रोसेस में पेट्रियार्की बहुत जगह रही है। अब तो विमेन एजुकेट हो गई हैं, चीज़ें आ रही है, राइट्स के बारे में बात कर रही हैं, तो अच्छी बात है वो तो, बट ओवरऑल हम समझते हैं तो उस डायमेंशन में स्टडी करने की ज़रूरत है। क्लियर? What is he saying? The family has originated due to the male possessiveness and jealousy. Male possessiveness and jealousy की क्या बात है? आप कभी कभार देखते हैं ना कि ठीक है, प्रॉपर्टी चाहिए, उसके दूसरे के पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा हो। एक प्रॉपर्टी आ गई, साथ साथ क्या चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर वारिस होगा, इनहेरिटेंस के लिए भी समवन शुड बी देयर, राइट? दैट इज व्हाई हैव यू हर्ड, वो पुरानी पिक्चरें देखते हो ना, भगवान ने बहुत जायदाद दिया है, बहुत पैसा दिया है, बट बेटे का सुख नहीं दिया है, तो क्या करूंगा मैं इस प्रॉपर्टी जायदाद का? आता है ना पुराने से स्लो मोशन में सीरियल दिखाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में, तो ये है। तभी बोला कि अगर प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी करने के लिए, तभी वो क्या करते थे पुराने टाइम पे, शादी और कर लेते थे ताकि बच्चे आ जाएं, या अडॉप्ट कर लेते थे, वो बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं। पर फॉर दैट मैटर बेसिकली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन ऑब्वियसली हमने स्टडी करी थी, वो भी एक व्यू है। ये उसके पीछे ओरिजिनेशन का उनका व्यू दे रखा है जो उनकी बुक्स में लिखा होता है। अब मैं आप लोगों को एक व्यू देने वाला हूं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। एक और व्यू है जो कि है एल.एच. मॉर्गन का। प्लीज समझ लीजिए एक बात, ये एल.एच. मॉर्गन एक बहुत ही प्रोमिनेंट एवोल्यूशनरी थिंकर है। ठीक है, एवोल्यूशनरी थिंकर का मतलब जब हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें एवोल्यूशनरी का वर्ड आता है। ठीक है, एवोल्यूशनरी थिंकर्स का वर्ड आता है, उसमें एल.एच. मॉर्गन का वर्ड आता है। वो अपनी अलग अलग सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस कैसे इवॉल्व हैं उसके बारे में मेंशन करता है। तो हम फैमिली के डायमेंशन में अभी स्टडी कर रहे हैं, उसको वहां भी करेंगे, बट यहाँ पर हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। किसी ने एक सवाल पूछा है, मेल पॉजेसिवनेस एंड जेलेसी। देखो, जब उन्होंने ये चीज़ लिखी है उसमें दो डायमेंशंस लिए जा सकते हैं। कैसे समझते हैं? एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू, एक बात सुनिए, एल.एच. मॉर्गन का एक व्यू ले लेता हूँ। एल.एच. मॉर्गन ने बोला था जो स्टार्टिंग में कॉन्जैंगुइनस फैमिली होती थी उसमें कई बार ना प्रोमिस्क्यूटी होती थी। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब कोई भी किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। क्लियर? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी कि लेट अस से एक एग्जांपल, मैं इसको समझने के लिए आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, समझ लो लोग कम्युनिटी में रहते हैं अभी भी, और धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ सोच जा रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब समझो अगर वहां पे लेट अस अज्यूम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं, अगर वहां पे प्रोमिस्क्यूटी का कॉन्सेप्ट कहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे लोग किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन किसका बच्चा है। क्लियर? अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रही है तो आपके ऊपर क्या होगा, ये कोई भी किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। क्यों? आप चाहते हो कि आपकी मोनोपोली हो उस पर्टिकुलर वुमेन के ऊपर, क्योंकि आप चाहते हो आपके बच्चा उन्हीं वुमेन से हो, किसी और का बच्चा ना आ जाए। ठीक है, तो मैन क्या चाह रहा था कि वो पॉजेसिवनेस एंड जेलेसी है ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू वुमेन के ऊपर, कि उन्हीं का बच्चा पैदा उन्हीं पर राइट हो। साथ ही साथ जेलेसी इसलिए भी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मुझे अपने हाथों में चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, और मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों व्यूज हैं अगर मैं दोनों डायमेंशन से स्टडी करूं। क्यों? इसी से ही तो आपकी फैमिली के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है। क्या आप लोग जब फैमिली की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मैरिज एडमेंट लीज क्या कहता है कि हमारी एक हस्बैंड की जो है वो मोनोपोली है सेक्सुअलिटी की अपनी वाइफ के ऊपर, एंड वाइस वर्सा। तो मैरिज हो रही है तो आगे बच्चे होंगे तो उससे फैमिली बनेगी। तो यानी कि क्या चीज है कि हमें जेलसी होगी तभी तो आप प्रोटेक्ट करोगे ना कि दूसरे के पास ना जाए या प्रोमिस्क्यूटी ना हो। ये तो एक डायमेंशन। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू दी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ग्रीड वाली चीज आ जाती है ना कि हमारे पास जेलसी है कि मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, मेरे पास हो। जब हो जाती है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बच्चे चाहिए, तो इसलिए फैमिली की नेसेसिटी आ जाती है। तो ये है थोड़ा सा वेस्टर्न मार्क का व्यू, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि उनका क्या पर्सपेक्टिव रह सकता है उस वजह से लिखा है।
एवरीबडी क्लियर? कृष्णा, इज इट क्लियर? हम दो डायमेंशन से इसको स्टडी कर सकते थे। क्लियर एवरीबडी? क्योंकि जब हम जेलसी और इनके बारे में लिखते हैं उसके डायमेंशन से होता है ना, कितनी बार पड़ोसी ने ले ली है, थोड़ा सा एक प्लॉट ले लिया है या जमीन ले ली है, अरे कहां से ला रहा है पैसा, दया आइडेंटिफाई करो कहां से आ रहा है पैसा। ऐसा नहीं होता जैसे सीआईडी में आता है? तो इस वजह से दिमाग में ये चलता है ना कि कहां से आ गया है पैसा, पड़ोसी ले रहा है हमारा नई जमीन, तो जेलसी हो जाती है लोगों के दिमाग में, वो चीज है। चलिए, LH मॉर्गन, ठीक है, LH मॉर्गन। अब LH मॉर्गन जो है ये बहुत ही इनका ना जो एक्सप्लेनेशन है ना फैमिली के, इन्होंने बेसिकली फैमिली के टाइप्स दिए हैं, ठीक है, रादर देन सिंपली डिफाइनिंग इट, ही हैज गिवन वेरियस टाइप्स। डिटेल में हम करेंगे जब हम एवोल्यूशन कर रहे होंगे, अभी ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इनकी एक किताब है जो कि है एंशिएंट सोसाइटी, इनकी ये बुक है, ठीक है। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे इनके, मतलब इनकी बुक में लिखा हुआ है एंशिएंट सोसाइटी 1877, राइट, 1877। अब इसके अंदर ये काफी सारे व्यूज देते हैं, ठीक है। हम इसका थोड़ा व्यूज समझेंगे, इसके कैटेगरी समझेंगे, तरीके समझेंगे। बाकी अगेन मैं बता रहा हूँ, थ्योरी में ज्यादा भी दिमाग मत लगाइएगा इसमें, क्योंकि हमें थ्योरीज में पढ़ना है, वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस होता है। क्योंकि नॉट ओनली फैमिली, मैरिज का फॉर्म, फैमिली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का साथ में चार्ट का कंपैरिजन बनता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्लियर? यहां पे ना ये एक स्टेटमेंट बोलते हैं इनिशियली, ही सेज इनिशियली देयर was no concept of family as we know now। as we know now का मतलब जो हम अभी समझते हैं, as we know now। इस स्टेटमेंट को पहले बहुत ध्यान से सुनिए। इसने क्या बोला है? इसने बोला है इनिशियली देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एज वी नो नाउ, यानी कि आज के टाइम पे हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि मम्मी पापा बच्चे साथ में रह रहे हैं, इस तरीके से रह रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है फैमिली का, अगर हम जनरल डायमेंशन से स्टडी करें, ठीक है। उस तरीके का कॉन्सेप्ट इनिशियल जब सोसाइटीज इवॉल्व हो रही थी, बन रही थी, या हजारों सालों पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, हजारों सालों पहले, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे रीजन समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि बिकॉज पीपल वर बेसिकली नोमैड्स, अकॉर्डिंग टू LH मॉर्गन, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू LH मॉर्गन, पीपल वर नोमैड्स। नोमैड्स मतलब आदिवासी, मतलब एक नोमैड्स मतलब एक जगह में नहीं रुक रहे हैं, दे कीप ऑन मूविंग, एक जगह नहीं ठहरेंगे, ठीक है ना, सेटल्ड नहीं है वो। जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है वहां सेटल्ड हो जाते हैं लोग, जो हंटिंग गैदरिंग में बिलीव कर रहे होंगे, या जिनका सीजनल मूवमेंट होता है क्योंकि उनका एग्रीकल्चर नहीं है, तो दे कीप ऑन मूविंग, सो वो नोमैडिक नेचर आ जाता है उनका, ठीक है ना। पीपल वर नोमैडिक या नोमैड्स, एंड देयर was existence of promiscuity। ये, और वो कुछ से फ्री गलत हो जाएगा वर्ड, फ्री वर्ड यू शुड नॉट यूज, दैट इज। इनका मतलब ये है कि इनिशियली जो कॉन्सेप्ट फैमिली का था, कोई जो हम आज जानते वैसा एग्जिस्ट कर नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम के लोग नोमैड से उधर मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और वहाँ प्रोमिस्क्यूटी थी। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब समझ लो क्या है, कि किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, समझ रहे हैं।
किसी की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपकी अभी टाइप पे जो मैरिज के बारे में बात होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, प्लीज समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, देखो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज पहले एक्सेप्शन में आ जाते हो वरना लोग, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, बट एक मुझे खुद बताइए, जो हस्बैंड वाइफ है वो बेसिक चीज तो ये चाहेंगे ना कि उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर सेक्सुअल मोनोपोली हो, हाँ या ना? ये तो नहीं होगा ना कि उनकी जो वाइफ है या उनका हस्बैंड है किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक दूसरे के साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज करें, वरना क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो क्रम्बल करने की स्थिति में आ जाएगा। तभी देखो ये वेरी करता है अलग अलग कल्चर्स में भी, ठीक है ना। कई ट्राइब्स में मैंने बोला था कि वहाँ पे अलग ही डायमेंशन की चीज़ें चलती हैं, जैसे मैंने बताया था अफ्रीका में कई जगह है जहाँ मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, तो उसमें से कई वाइफ्स होती हैं वो सर्विस देती है उनके गेस्ट को, फॉर दैट मैटर गेस्ट को सर्विस देती है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। बट वहाँ पे किस लिए था, क्योंकि वाइफ ही उनकी 50 है एक तरीके से, ठीक है ना, 50 है एक तरीके से। सो इनिशियली क्या था यहाँ पे, आप खुद देखो मैंने क्या बोला था, इनिशियली वो नोमैड्स हैं, घूम रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है उसमें अभी प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है इतना। देखो हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन अभी यहाँ नहीं करेंगे, शशि जी ने लिखा ठीक है बिल्कुल, हम लोग जब थ्योरीज करेंगे तब कंपैरिजन करेंगे, अभी नहीं। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए, इनिशियली क्या था, प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं था, कम्युनिटी में किसी का भी बच्चा किसी के साथ हो रहा है तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी साथ में ग्रुप की तरह जा रही है, अलग अलग जगह ट्रैवल कर रही है। समझ में आ रहा है, ये वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स की बात है, ठीक है। सो प्रोमिस्क्यूटी का मतलब ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्सुअल राइट में। समझ लीजिए एक ग्रुप है बंजारों का लेटस से, या कम्युनिटी है उसमें लेटस से 20 मेन है, समझ लीजिए 20-25 फीमेल है, तो एनी बडी इज हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी बडी, तो उसमें ये भी होता, आपको पता भी नहीं होता किसका बच्चा कौन फादर है एक्चुअली। क्लियर? तो ये मेजर चीज आ जाती है। अब हम लोगों को इसमें क्या समझना है, इन्होंने काफी स्टेजेस दी हैं, स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस में कि किस तरीके से फैमिली इवॉल्व हुई है, ठीक है। अब हम इन लोगों को बेसिकली क्या करेंगे, स्टेजेस में स्टडी करेंगे कि क्या स्टेजेस दी गई हैं। ये उन्होंने बेसिकली जब एवोल्यूशन ऑफ कल्चर के बारे में बात करते हैं ना, उसमें कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ है, उसमें से एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली, ठीक है ना, ठीक है। एक तरीके से हम कैसे इवॉल्व हुआ इंस्टीट्यूशन उसको स्टडी कर रहे हैं अभी, जस्ट फॉर दैट टाइमिंग वी आर स्टडिंग फैमिली। चलिए एल.एच. मॉर्गन का व्यू है स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू फैमिली। अभी सी देखिए, मैं सिर्फ अभी एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि इसमें सिर्फ अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि इसको समझने के लिए हम लोगों को इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, किनशिप वगैरह, मैरिज के भी जो व्यूज एल.एच. मॉर्गन के वो समझने की जरूरत है। वो अभी हम लोगों ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो थ्योरी नहीं पढ़ी, इस वजह से हम बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक समझेगा कि क्या कहना चाहते हैं वो, ठीक है। चलिए पहली स्टेज, कॉन्जैंग्विन फैमिली। प्लीज राइट, कॉन्जैंग्विन फैमिली के बारे में लिखा है, ये स्टेज 1 भी है, ठीक है, स्टेज 1 ले सकते हैं, स्टेजेस लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहली है कॉन्जैंग्विन फैमिली। इस स्टेज का मतलब क्या है, इस स्टेज का मतलब ये है कि यहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, एक तरीके से फ्री है बिल्कुल। सी वी कैन से बेसिकली नो रेगुलेशंस। ये पहली स्टेज है। बोलते हैं कि जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, प्लीज समझिए एक चीज, आपने एक चीज देखा होगा, जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, वहां पे हम बात करते हैं कि इंसान का एवोल्यूशन शारीरिक फॉर्म में फ्रॉम लेट अस से प्लेसियाडिपस जो 58 मिलियन ईयर्स पहले था एक एनिमल, उससे हम होमो सेपियंस की तरफ क्या आए, ठीक है, वो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं।
ये तो चीज़ें हो गई कि हमारा एवोल्यूशन, बट इंसान जब इवॉल्व कर रहा है, लेट अस से वो होमोसेपियन वगैरह बन गया है या साइकिल में प्रोसेस में, उनके कई कल्चरल डायमेंशन भी इवॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। कल्चरली भी लेट अस से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा होगा, पॉलिटिकली भी कुछ चेंज हो रहे होंगे, रिलेशनशिप्स में भी कुछ चीज़ें हो रही होंगी, वो किनशिप में पढ़ते हैं, फैमिली मैरिज के कॉन्सेप्ट्स भी इवॉल्व हो रहे होंगे टाइम एंड नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कल्चर में वेरी करके। तो उसी हिसाब से ये इन्होंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, लेट अस से इंसान जब इवॉल्व हो रहा होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल जो एवोल्यूशन हो रहा होगा उसमें फैमिली का जब एवोल्यूशन होता है तो पहली फैमिली जो है वो कंसैंग्यूइन फैमिली होगी। ये है नो रेगुलेशन एंड फ्री मेटिंग। अब प्लीज एक चीज समझ लीजिए, ये थिंकर्स का व्यू वेस्टर्न सेंट्रिक व्यू है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी में आप मानेंगे, जब पेपर 2 करेंगे हम इंडियन थिंकर्स के बारे में मेंशन करेंगे, बट अगेन वेस्टर्न व्यूज को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं क्योंकि उन लोगों का मेजर रोल रहा है। आप लोग जब थ्योरीज करेंगे बोलेंगे सर ये बार बार बाहर की थ्योरीज क्यों आ रही हैं, वो अपने व्यूज को इम्पोज कर देते हैं पूरे दुनिया के ऊपर कि यही जो हमारा मॉडल है यही दुनिया में हर जगह इसी तरीके से फैमिली इवॉल्व हुई होगी, जो कि नेसेसरली ट्रू नहीं है। नो रेगुलेशंस, फ्री मेटिंग यानी कि प्रोमिस्क्यूटी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? क्लियर है? जल्दी बताइए। कॉन्जैंग्यूइन मैरिज फैमिली लिख दिया, ये पहली तरीके की वर्ड, कुछ वर्ड्स आपको धीरे धीरे करके याद होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहली कॉन्जैंग्यूइन फैमिली, जहां पे कोई रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है आपको जिसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है उस ग्रुप में आप कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। कॉन्जैंग्यूइन फैमिली, नो रेगुलेशन, फ्री मेटिंग। फ्री मेटिंग का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, ठीक है। कॉन्जैंग्यूइन फैमिली, यहां पे कोई रेगुलेशन या कोई मेटिंग नहीं है। सेकेंड आता है पुनलन फैमिली। ये वर्ड्स हैं, थोड़ा सा देखिए दिया है तो आप प्लीज फिलहाल, मैंने बोला जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा तब इनकी डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पे हम फिलहाल फैमिली का एक ओवरव्यू जैसा चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा R&D नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए पुनलन फैमिली, चलिए इसमें क्या होता है, ग्रुप मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर जब मैंने खिचड़ी मैरिज के बारे में बात करी थी, ग्रुप मैरिज, याद है? टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ग्रुप मैरिज का कॉन्सेप्ट? देखो पहले थी प्रोम्यूस्किटी, कोई भी किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हमने वहां पढ़ा था वहां पे हम किसी और डायमेंशन से पढ़ रहे थे, यहां पे इसका मतलब समझो। मतलब यहां पे ये है कि एक व्यक्ति की किसी तरह से दूसरे के साथ शादी हो रही है, फिर दूसरा ग्रुप का किसी और के साथ हो रही है, वो तिगड़म बना रहे हैं एक तरीके से, कुछ ना कुछ खिचड़ी वाली मैरिज हो रही है, ठीक है। अब आपको एक चीज बताओ कि अगर आपको ये पता है तो आप हल्का सा चाहो तो जब एक्सप्लेन करो तो वैसी खिचड़ी वाला डायग्राम भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? चीजें निकालो यहां से यहां से यहां से यहां से। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है कि खिचड़ी तरीके की मैरिज हो रही है, क्योंकि अभी भी एक व्यक्ति की कुछ शादी हो रखी है, उस ग्रुप में उसकी शादी हो रखी है, यानी कि हम थोड़ा सा इवॉल्व हुए हैं प्रोमिस्क्यूटी से। प्रोमिस्क्यूटी से इवॉल्व हुए यानी कि जो शादियां हो रही है उससे जो फैमिली बन रही है, उससे जो फैमिली बन रही है वो है हमारी पुनलन फैमिली। जो ग्रुप मैरिज से जो एक तरीके से परिवार या फैमिली बन रही है वो है पुनलन फैमिली। क्लियर? समझ में आया? हम लोग पहले प्रोमिस्क्यूटी में थे, यानी कि कोई भी किसी के साथ भी बच्चे पैदा कर रहा है, यानी कि कुछ सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ, यानी कि एक स्टेप हम आगे गए हैं, जो आज के टाइम में हम समझते हैं किस तरीके की फैमिली होनी चाहिए। मैं जब आपको सारी स्टेजेस बता दूंगा ना, तब मैं वेस्टर्न सोसाइटीज का बायसनेस बताऊंगा आप लोगों को कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप मैरिज is considered over here. When group marriages take place, the families produced out of this are known as पुनलन family. Clear? यानी कि ग्रुप मैरिज हुई, so इससे जो फैमिली प्रोड्यूस हुई है या फैमिली बनी है, दैट इज नोन एज पुनलन फैमिली। ये है आपका
पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू पुनर्जन्म। अब एक चीज समझो, आप समझो, आपने देखा कि अभी बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, जो फाइनल स्टेज आती है ना, जो बिल्कुल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो होती है मोनोगमस फैमिली, यानी कि एक तरीके से एक आदमी की एक बीवी है और उनकी जो फैमिली बन रही है वो होता है आपका मोनोगमस फैमिली। तो वो कहते हैं सिविलाइजेशन की स्टेज है, जो एडवांस होते हैं, ये होते हैं। इसी वजह से अब देखो, जब वो इंडिया में आए थे ना ब्रिटिशर्स, उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप वगैरह में शादी लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, सेवेज लोग हैं, बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी तो सोच ही अलग है। क्यों? दे फॉर देम द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड मैरिज ऑफ एन एडवांस स्टेज इज व्हाट दे हैड इन देयर सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, यानी कि कितने एथनोसेंट्रिक रहे होंगे ब्रिटिशर्स, ये हैं भी, कि उन्होंने क्या पैरामीटर रखा, जो देखो हमारी इस तरीके की मैरिज होती है कि एक आदमी एक औरत के साथ कर रहा है, यही सही है, ये सिविलाइजेशन है। इसके पहले जो एक ग्रुप में शादी कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मल्टीपल वाइफ या हस्बैंड है, ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, सेवेज लोग हैं। सो ये तरीके की थिंकिंग आती है। तो दैट इज वाई ब्रिटिशर्स आर वेरी एथनोसेंट्रिक इन द व्यू, बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग, दे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ the fact that their culture is more advanced or civilized than the cultures of the other countries. That is why they took so-called responsibility that they are going to civilize these communities, right? They are going to civilize the communities on the parameters of their own civilization. ठीक है, तो इस टाइम पे बोला गया कि ये सेवेजरी का टाइम था। आपको सेवेजरी वगैरह का जो वर्ड है, प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट करिएगा, क्यों? क्योंकि सेवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो एल.एच. मॉर्गन ने बताया था, वो जब हम थ्योरीज करेंगे तब बताऊंगा, बट अभी समझ लीजिए सेवेज टाइम, सेवेजरी का टाइम बोला गया था उन्होंने। ठीक है, हल्का सा सेवेजरी लिख रहा हूं, बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। ये सेवेजरी का मतलब एक स्टेज है कल्चर की, जहां पे बताते हैं किस तरीके की मैरिज फैमिली अलग अलग होगी। फिर सिविलाइजेशन बढ़ता है या कल्चर बढ़ता है तो बारबेरिज्म की तरफ जाता है, बारबेरिज्म से एडवांस होकर सिविलाइजेशन की तरफ जाता है। बट अभी फिलहाल सेवेजरी वर्ड याद रखिए, जब थ्योरीज करेंगे तो विल एक्सप्लेन इन डिटेल। समझ में आ गया? ग्रुप मैरिजेस हो रही हैं, उस ग्रुप मैरिज के बेसिस में जो फैमिली फॉर्म हो रही है उसको उन्होंने बोल दिया पुनर्जन्म फैमिली। अब आ जाती है एक नेक्स्ट स्टेज। नोट्स में ऑब्वियसली जितना मैं करा रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन आपके होगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। कहीं आप चिंता कर रहे हैं सर कि इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए भी डाल दीजिए, वो आपके नोट्स में डाला जाएगा। आपका काम लेक्चर में क्या है, समझिए, समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो ये फैमिली आ रही है, ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अब जो याद रखिए, सिंड-येस्मियन फैमिली, SYNDYASMIAN, सिंडेस्मियन फैमिली। अब ये है स्टेज 3, एक तरीके से स्टेज 3 लिख दिया वैसे ही। अब ये उसने बोला कि कल्चर एक तरीके से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, कल्चर विद रिस्पेक्ट टू फैमिली की बात कर रहा हूं, इवॉल्व हो रही हैं चीजें, आगे बढ़ रही हैं। अब क्या वक्त आया? अब वक्त ये आया है कि जहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया पेयरिंग, वर्ड याद रखेंगे, पेयरिंग, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, तो मैं यहां पर जो लिखवा रहा हूं इसमें करेंगे क्रिएशन ऑफ पेयरिंग। इसको समझने की जरूरत है। देखो क्या मतलब है इसमें, यहां पे देखो पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको अलग अलग किताबों में C.H. मॉर्गन का जो इंटरप्रिटेशन है वो भी कई तरीके से बताया गया है, दिया गया है। तो इसको मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पे बोला गया है पेयरिंग का मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली ये हो रहा है कि दो लोग हैं, उनकी लेट अस अज्यूम की शादी तो हो रही, शादी का आप जानते हैं कि डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रैक्टिस में या किस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी है या क्या बॉन्ड्स या क्या रिचुअल्स हैं, वो बात अलग है। बट ओवरऑल समझ लीजिए, लेट अस अज्यूम कि दो लोग हैं, लेट अस से दिस मैन एंड दिस वुमन। ठीक है, ये एक पेयर क्रिएट हो गया है।
इनको पता है कि ये एक पेयर है, ठीक है, यानी कि इनकी शादी हो गई है, शादी हुई है, पर इसी के साथ साथ ये दोनों बाकियों के साथ भी थोड़ा सा नहीं मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं आउट ऑफ मैरिज। पर जैसे आज के टाइम में कॉन्सेप्ट सुना है, सिंपल वर्ड्स में समझ लो, ओपन मैरिज का अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा ना तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, लेट अस अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मैरिज। इसमें क्या है, देखो, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, या लेट अस से एक कपल है, ठीक है, उन दोनों ने शादी कर ली, यानी कि दोनों बेसिकली लीगली ऑन जो भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा, सबको पता है कि हस्बैंड वाइफ है, गुड, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को पता है वो बाकी किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसका मन कर रहा है उनका, उनके साथ। वाइफ को पता है, वाइफ जो है वो जिनके साथ करना चाहे करे, हस्बैंड जिनके साथ करना चाहे करे, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ को पता है कि वो दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करी जा रहे हैं दूसरों के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं ओपन मैरिज, यानी कि दोनों वापस घर में आते हैं, दोनों साथ में हैं कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक दूसरे को शायद लाइक भी करते हैं कि सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ठीक है जी, हम वी आर बोथ, वी आर फैमिली, अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर एक्सक्लूसिवली मोनोपोली नहीं है, सेक्सुअल राइट्स की मोनोपोली नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ओपन मैरिज। आज के टाइम पे आप कभी बहुत सारी स्टडीज पढ़ेंगे, ये मेट्रोपॉलिटन जगहों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी कहूँगा, हिडन कॉमन है, या होता है हायर क्लासेस वाले लोग जो हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइफ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज डिफरेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है कि किसी हस्बैंड वाइफ है जनरली, उनका दोनों में से किसी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है। हो सकता ऑब्वियसली मेजर केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब होता है पता नहीं है दूसरे स्पाउस को। यहां पे ओपन मैरिज में ये है कि दोनों को पता है। ये एक वो कॉन्सेप्ट है जहां पे एक दूसरे की लेटस से किसी फॉर्म में मैरिज हो रही है, बट ये किसी के साथ भी बाकियों के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और ये भी बाकियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तरीके से किसी फॉर्म में अलायंस में है, मैरिज में है। ये प्रोमिस्क्यूटी, आप बोलेंगे कि प्रोमिस्क्यूटी से कैसे अलग है, प्लीज याद रखिएगा, प्रोमिस्क्यूटी में ये था कि कोई भी किसी के साथ भी कर रहा था, बट दो लोग नेसेसरीली एक मैरिज के बॉन्ड या अलायंस में नहीं थे, पेयर नहीं थे। यहां पे ये पेयर हो गए हैं, ये दो लोग जो पेयर हो गए, पर फिर भी अपने अलग अलग लोगों के साथ ये इंडल्ज कर रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में। एक चीज और बता देता हूं यहां पे, ये थोड़ा सा पेयरिंग में जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही होती है, इसमें इसका एक सेकेंड डायमेंशन भी है। दे डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन, यानी कि यहां पे क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोहैबिटेशन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सेकेंड डायमेंशन जो समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं है साथ में रह रहे होंगे। नेक्स्ट आता है स्टेज 4, पेट्रियार्कियल फैमिली। पेट्रियार्कियल फैमिली में आदमी या मेल क्या करने की कोशिश करेगा? पॉलीगैमी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, है ना, उसमें क्या फॉर्म आता है? पॉलीगाइनी, यानी कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ शादी करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो अब क्या हुआ है, यहां पे क्या चीज आ गई है? पहली बताओ, पेट्रियार्की का मतलब है मेल डोमिनेंस, ये ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? क्योंकि मेल डोमिनेंस है तो हम लोग देखेंगे पॉलीगाइनी। क्या मतलब? वन जो मैन है, ठीक है, क्या मतलब है? एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स हो रही हैं, ठीक है,
मल्टीपल वाइफ्स, यानी कि डोमिनेंस ऑफ मैन है। तो अभी हमने देखा अलग 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 चेंज हो रहे थे, यानी कि ये सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें अब क्या है, अब मैन क्या करेगा, इनकी सबकी, ये विमेन किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती, ये सबके साथ कर सकता है, पर ये वुमेन जो है, मैन की एक्सक्लूसिव राइट है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इनके सबके ऊपर, बट विमेन किसी और के साथ नहीं कर सकती। क्या मतलब है कि मैन की डोमिनेंस है, विमेन को अवॉइड बाय और ओबे करना पड़ेगा मैन को। तो इसको कहते हैं हम पेट्रियार्कियल सोसाइटी का एक सिंबल, जहां मैन डोमिनेट कर रहा है विमेन को, और मैन तो मल्टीपल लोगों के साथ इंटरकोर्स कर सकता है। हो सकता है कितने राजाओं को देखा है, वाइफ के साथ साथ मल्टीपल मिस्ट्रेसेस होती थी उनकी, मस्ट हैव हर्ड, मल्टीपल मिस्ट्रेसेस होता था। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हरम भी सुना होगा, मुगल टाइम्स में हरम्स थे, उन्हीं के डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग और भी किंगडम्स में भी होते थे। सो मिस्ट्रेसेस कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सो ये चीज समझने की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट इज मोनोगैमस फैमिली। ये एक सिंडमेसियन फैमिली में क्या देखा था कि एक पेयरिंग हो रही थी, जहां पे अलग अलग लोग भी एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व थे, कोई सेक्सुअल मोनोपोली नहीं थी। यहां पे डिफरेंस क्या आ गया, नया जो हम एडवांस बात करते हैं ना, कि एक आदमी की एक बीवी है, दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्या है, सेक्सुअल मोनोपोली हो रही है। आप देखेंगे कि रेसिडेंशियल कोहैबिटेशन भी हो रही होगी। ठीक है ना, ये मेजर चीज आ जाती है। ठीक है ना, सिंगल मैन सिंगल वुमेन। अब यहां पे ऑब्वियसली बाकी फंक्शंस जो हैं वो भी हो रहे होंगे। ये दोनों जो हैं, इनके जो बच्चे होंगे, मिलकर जो फैमिली बनाएंगे, वो बेसिकली आपकी कहती हैं मोनोगैमस फैमिली, क्योंकि वो जो पेरेंट्स है वो मोनोगमी में है। ये जो मैरिज का जो स्टेज है, ये फाइनल स्टेज बोला कि सिविल, जब सोसाइटी बिल्कुल एडवांस स्टेज में चली जाती है तो ये फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, जो कि बोला सिविलाइजेशन। हम लोग ये पढ़ेंगे वर्ड्स को जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे। वैसे सेवेजरी का वर्ड आता है, बारबेरिज्म का स्टेज आता है, देन सिविलाइजेशन आता है। विल स्टडी देम लेटर, अभी वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल। ये अब सोचो कि क्यों इस थिंकर ने ये एक वाइफ एक हस्बैंड को जो बोला गया है, ये एडवांस स्टेज बोली है। समझो, इसलिए बोली गई है कि जब ये थ्योरीज लिखी गई थी उस, या सोची गई थी, 1877 की बात है, याद रखिएगा। उस टाइम पे इवन जो राजाज, हिंदू राजाज हों या हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो या मुस्लिम्स हो, वो पॉलीगैमी में इन्वॉल्व थे, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना, उस टाइम में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, क्योंकि इवन अमंग द हिंदूज ऑल्सो वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था, रजिस्ट्रेशन होता थी, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था। उससे क्या होता था कि मल्टीपल वाइफ्स हो सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन द पावर एंड द कंडीशन जो इंसान की है। अब क्या होता था, उन लोगों की उन्होंने क्या बोला उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के हिसाब से था, क्योंकि वो उन लोगों के अपने, फॉर दैट मैटर लेटर से रूल्स रेगुलेशंस आए थे, जहां पे हम देखते हैं आम आदमी जो था, ये लोग थे वहां पे, दे यूज टू लाइक मैरी वन वुमेन। तो उनके ब्रिटिशर्स सोचते थे जो लोग मल्टीपल वाइफ्स के साथ शादी कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर सी इंडियंस एज अ होल, प्लीज समझिए, इंडियंस जो हैं वो कितने बैकवर्ड हैं, मल्टीपल मैरिजेस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए बैकवर्ड लोग हैं, हम हैं सिविलाइज लोग, वी हैव मोनोगमी, वी आर हियर टू रूल देम, वी नीड टू चेंज देयर सिस्टम, वी नीड टू चेंज व्हाट दे थिंक। फॉर दैट मैटर उस टाइम आप देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स भी एग्जिस्ट करते थे, आप एंशिएंट टाइम्स में स्टडी करेंगे, फॉर दैट मैटर मुगल टाइम में पढ़ेंगे, वहां भी थे। वो सोचते अरे इंसान, लड़का लड़का, लड़की लड़की, ये चीजें हो रही है, ये दिस इज अगेंस्ट द, लेट अस से, नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेट अस मेक इट अ क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। समझ रहे हैं किस तरीके से फैमिली एंड मैरिज के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ब्रिटिशर्स ने भी जब आए थे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करा था, जो हमारे दिमाग में बस गया। लॉज भी चेंज हुई, चीजें भी चेंज हुई, तभी आप समझिए ना, जो मेडिवल एंड एंशिएंट टाइम के जो टेम्पल्स थे, वहां पे इरोटिक फिगर्स थे। अगर लोगों को इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होती तो वो नहीं बनाते, वहां पे बनाते थे, क्योंकि दे यूज टू स्टडी। आप कभी भी इंडियन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे, वो किसी चीज को बुरा नहीं बोलते, वो बोलते हैं ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, इसको भी समझिए,
ये भी ज्ञान है, इसको भी समझिए, वो भी ज्ञान है, समझिए, समझिए, एनालाइज करिए. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर. इट टेल्स यू टू एनालाइज. आप जो अभी आंसर्स नहीं लिख पाते हैं ना, उसके पीछे हमारा ना एजुकेशन सिस्टम जो आज़ादी के बाद से रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड था, वो हमें बिल्कुल, वो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, रट कर आओ, हमारे लोअर एडमिनिस्ट्रेशन के काम करो. हमारी सोच भी बिल्कुल हो गई है. जैसे ही मैं हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लिखोगे आप आंसर वही का वही जो आपको लिखना था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन. तभी नंबर मिलते नहीं है, तभी सक्सेसफुल नहीं होते लोग. दैट इज वाई आई टेल यू कि अगर आपको ये समझना है, जो हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं वो बेस्ड ऑन एनालिसिस, लॉजिक, रीजन में है. ये समझियो. अगर कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व करो. बी एन ऑब्जर्वेंट. आई एम टेल यू वन थिंग, व्हेन आई एम सिटिंग समवेयर ना, आई माइट बी डिस्कसिंग विद पीपल, लोगों के जो लिप मूवमेंट हो रहे होते हैं, आईब्रोज के मूवमेंट होते हैं, उनके फीट मूवमेंट हो रहे होते हैं, आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड जनरली 90% या 95% आई एम करेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड. ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है. डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. जब आप ये करोगे, आपके लिए बहुत बेहतरीन लगेगा एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो. याद रखिएगा, आईएएस ऑफिसर्स का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ब्रिलियंट है. बहुत डम लोग भी बन जाते हैं जिनमें कॉग्निटिव स्किल्स कभी गलती से नहीं भी होती, वो क्योंकि शायद उनका किसी सब्जेक्ट में मास्टरी थी, ये थी, बन गए. बट इफ उन आईएएस ऑफिसर्स की कैटेगरी में भी देयर आर ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर्स. डॉक्टर किरण बेदी को देखते हो? Why is she so popular among the IPS officers? She has super cognitive skills. There are various IAS officers जो super brilliant होते हैं, उनकी cognitive skills strong होती है, तभी वो बेहतरीन बनते हैं, देश को चेंज करते हैं. आप रटंत विद्या करके बन भी गए ना, तो भी आप वो सिस्टम को शायद एडजस्ट ना कर पाए. तो डेवलप दोस cognitive skills. ठीक है? सो ये था आपका बेसिकली मोनोगमस फैमिली. ब्रिटिशर्स के बायसेस आपने देखे. टुमारो वी हैव अ हॉलिडे. मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें चल रही हैं. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एंड गिव यू दोज थिंग्स विच आर इवन नॉट प्रेजेंट इन योर बुक्स. ठीक है ना? बुक्स में भी प्रेजेंट नहीं है चीजें. टी एन शेषन इज अ पर्सन, जिस किसी ने मेंशन करा, सल्यूट करने की जरूरत है उनको. तो वहां मिनिस्टर्स तक डरते थे टी एन शेषन से हिसाब से. ब्रिलियंट पर्सन, अगर कोई उनके जैसा हो तो लाजवाब. बहुत अच्छी बात है. ठीक है? सो प्लीज याद रखिएगा कि इसको रिवाइज करिए, एनालाइज करिए. ऑल द बेस्ट टू यू. आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो. यू शुड बी प्राउड कि आप इस महान देश में पैदा हुए. प्रॉब्लम्स हमेशा हर देश में होती हैं, बट एंजॉय द ब्यूटी. इतनी डाइवर्सिटी है, कास्ट, रिलीजन, क्लास वगैरह सब तभी भी लगे हुए हैं. ठीक है ना? ब्यूटी है इस देश की. वन शुड सल्यूट द कॉन्सेप्ट कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं. सो सब लोगों को बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे की बधाई. We'll meet tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow. We'll continue with the topic. Take care. Goodbye.